हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 6 के चैप्टर 5 तक का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 6 नए प्रश्न नए विचार से संबंधित है। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गौतम। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का संबंध निम्न में से किस गण से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शाक्य। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश लुम्बिनी में दिया। ये कथन असत्य है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। ये सही है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की। ये भी सही है। और बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। ये भी सही है। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सारनाथ में। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के नाम से जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, बुद्ध के अनुसार यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। दूसरा है, उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। तीसरा है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं।
उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों में परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा लोगों को प्राकृत भाषा में क्यों दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा की समझ थी। अगला प्रश्न है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपनिषद के संदर्भ में सही कथन को चुनें। पहला है, उपनिषद में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत संकलन किया गया है। दूसरा है, इन चर्चाओं में गार्गी, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपने विद्वता के लिए जानी जाती थीं और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महावीर। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 वर्ष की आयु में। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महावीर स्वामी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उन्होंने अपने अनुयायियों को पाली भाषा में शिक्षा दी। ये सही नहीं है। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था। ये सही है। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति और स्त्री को घर छोड़ देना चाहिए। ये भी सही है। और महावीर ने अहिंसा के नियमों का पालन करना चाहिए, ये संदेश दिया। ये भी सही है। तीस वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकें। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी।
अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना करने वाले विद्वान कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा की भाषा में दी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृत में। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैन धर्म से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्तमान रूप से उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के जामनगर नामक स्थान पर लिखी गई हैं। ये सही नहीं है। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, ये सही है। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, ये भी सही है। और बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया, ये भी सही है। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप से उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विनय पिटक। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध संघ में प्रवेश लेने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, संघ में पुरुष एवं स्त्रियां के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। दूसरा है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं। तीसरा है, विवाहित महिलाओं को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। चौथा है, संघ में शामिल होने के लिए कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। अगला प्रश्न है, भिक्षुड़ी भिक्षुड़ियों कहाँ रहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुफा में। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। अगला प्रश्न है, पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गुफा कार्लो गुफा, जहां भिक्षुड़ी भिक्षुड़ियों इन स्थलों में रहकर ध्यान करते थे, यह गुफा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में।
पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले गुफा वर्तमान के महाराष्ट्र में स्थित है। भिक्षु भिक्षुणियों इन सरल स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। पहला है, बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो वे अपना वर्ग श्रेणी और परिवार त्याग देते थे। दूसरा है, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ खास संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, अब बुद्ध की प्रतिमा बने जाने लगी। तीसरा है, पहले बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाने जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करने हेतु ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक में फैल गई। आगे के प्रश्न चैप्टर 7 राज्य से साम्राज्य तक से संबंधित है। पहला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना करने में किस बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चाणक्य। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य वंश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, मौर्य वंश की स्थापना लगभग 2300 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। दूसरा है, साम्राज्य में बहुत से नगर थे जिसमें उज्जैन उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तीसरा है, तक्षशिला उत्तरी भारत के दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। चौथा है, इस वंश को स्थापना करने में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और चौथा सही है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। अगला प्रश्न है, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें डैश कहा जाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शेर। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। साम्राज्य को संचालन की बड़ी संख्या में अधिकारियों की जरूरत होती है जो टैक्स इकट्ठा करें। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, मौर्य साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। दूसरा है, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सीधा नियंत्रण अधिकारियों का होता था। तीसरा है, साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे प्रांत थे जिस पर तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से नियंत्रण होता था। चौथा है, खनिज संपदा वाले क्षेत्र जहां सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध थे, वहां से कर नजराने के रूप में वसूला जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा सत्य है। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उनके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इन इलाकों के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अगला प्रश्न है, जहां कर नियमित रूप से इकट्ठा किए जाते थे वहीं डैश अनियमित ढंग से वसूला जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नजराना। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम शासक कौन थे जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता द्वारा अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अशोक। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अगला प्रश्न है, अशोक का अधिकांश शिलालेख किस भाषा में था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राकृत। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से तटवर्ती उड़ीसा का पुराना नाम डैश था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कलिंग। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, अशोक ने राजा बनने के कितने साल बाद कलिंग पर आक्रमण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8 साल। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कलिंग युद्ध को जीतने के बाद। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगी संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला है, अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा है, समाज के अंदर कई समस्याएं थी। इन समस्याओं को निदान करने के लिए उन्होंने धम्म महामात नामक के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह घूमकर धम्म की शिक्षा दें। तीसरा है, बलपूर्वक के माध्यम से लोगों को दिल जीतना धर्म से ज़्यादा अच्छा है। चौथा है, अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल तीसरा गलत है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उन्होंने श्रीलंका भेजा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मौर्यकालीन स्तंभ जिसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रामपुरवा। बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का पतन कितने वर्ष पहले हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
2200 साल पहले, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, मौर्य वंश के पतन के बाद पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत में 100 वर्षों तक हिंद यूनानी राजाओं का शासन रहा। दूसरा है, दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व तक किस वंश का शासक रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, चोल, चेर और पांड्य। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 8 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।